G7 सात का एक ग्रुप, दुनिया की 7 सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज, लेकिन जिसकी शुरुआत फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक छोटी सी गैदरिंग से हुई थी, वो अब एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया है। G7 इंटरनेशनल पॉलिसी को शेप करता है, ग्लोबल चैलेंजेस से निपटता है और दुनिया के लीडिंग डेमोक्रेसीज के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दुनिया बदल रही है, नई पावर्स इमर्ज हो रही हैं। G7 को उसकी एक्सक्लूसिविटी और इफेक्टिवनेस के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। आज की दुनिया में G7 के रोल को समझने के लिए हमें पहले उसके पास्ट को समझना होगा, हमें उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस करना होगा और आखिरकार हमें एक ऐसी दुनिया में उसके फ्यूचर पर विचार करना होगा जो तेजी से मल्टीपोलैरिटी और इंटरडिपेंडेंस से डिफाइंड हो रही है। G7 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। G7 की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में हैं। ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसे ग्लोबल करेंसीज को स्टेबिलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया था, क्रम्बलिंग हो रहा था। 1973 के ऑयल क्राइसिस ने वर्ल्ड इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। इसके जवाब में फ्रांस ने 6 लीडिंग इकोनॉमीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स को मीट करने के लिए इनवाइट किया। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, वेस्ट जर्मनी, द यूनाइटेड किंगडम और इटली इस इनफॉर्मल गैदरिंग के लिए फ्रांस में शामिल हुए। इसने ग्रुप ऑफ 6 को जन्म दिया, जो बाद में कनाडा के जुड़ने से G7 बना। लक्ष्य सिंपल था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी को फॉस्टर करना। शुरुआती मीटिंग्स इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस्ड थीं, लेकिन G7 का मैंडेट ग्रेजुअली एक्सपैंड हुआ। पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल कंसर्न्स और ग्लोबल चैलेंजेस को एजेंडा में जोड़ा गया। G7 दुनिया की सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक फोरम बन गया। G7 का इन्फ्लुएंस उसके इकोनॉमिक डोमिनेंस से उपजा है। कंबाइंड रूप से ये 7 देश ग्लोबल जीडीपी के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्रेड, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में लीडर्स हैं। उनके डिसीजंस ग्लोबल इकोनॉमी में रिवर्बरेट होते हैं। G7 का इकोनॉमिक क्लाउड उसे वर्ल्ड स्टेज पर लेवरेज देता है। यह सैंक्शंस इंपोज कर सकता है, एड प्रोवाइड कर सकता है और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यह इकोनॉमिक पावर ग्लोबल पॉलिसी को शेप देने की G7 की एबिलिटी को अंडरपिन करता है। हालांकि यह इकोनॉमिक डोमिनेंस एब्सोल्यूट नहीं है। इमर्जिंग इकोनॉमीज तेजी से आगे भी आ रही हैं। ग्लोबल जीडीपी में G7 का शेयर कम हो रहा है। यह इकोनॉमिक रियलिटी ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के प्राइमरी ड्राइवर के रूप में G7 के ट्रेडिशनल रोल के लिए चैलेंजेस पेश करती है। G7 का इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक्स के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में एक की प्लेयर बन गया है। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक्स, G7 इन इश्यूज और भी बहुत कुछ से निपटता है। G7 की अपने मेंबर्स के बीच पॉलिसी कोऑर्डिनेट करने की एबिलिटी उसे इन चैलेंजेस को ग्लोबल स्केल पर एड्रेस करने की अनुमति देती है। यह रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकता है, इंटेलिजेंस शेयर कर सकता है और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेज इंप्लीमेंट कर सकता है। यह G7 को ग्लोबल गवर्नेंस में एक वाइटल एक्टर बनाता है। फिर भी ग्लोबल गवर्नेंस में G7 की इफेक्टिवनेस उसके क्रिटिक्स के बिना नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि G7 के पास पूरी दुनिया की ओर से कार्य करने की लेजिटिमेसी नहीं है। अन्य लोग G7 के अपने एम्बिशियस गोल्स को इंप्लीमेंट करने में मिले जुले ट्रैक रिकॉर्ड की ओर इशारा करते हैं। सेक्शन 5, एक बदलती दुनिया, G7 के लिए नई चुनौतियां, अ चेंजिंग वर्ल्ड, न्यू चैलेंजेस फॉर द G7। आज की दुनिया उस दुनिया से बहुत अलग है जिसने G7 को जन्म दिया था। ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमीज और सोसाइटीज को पहले जैसा कभी नहीं इंटरकनेक्टेड किया है। चाइना और इंडिया जैसी नई पावर्स का उदय हो रहा है। इस इवॉल्विंग लैंडस्केप में G7 को नई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उसके ट्रेडिशनल डोमिनेंस को चैलेंज किया जा रहा है। ग्लोबल इवेंट्स को शेप देने की उसकी एबिलिटी दूसरे एक्टर्स के उदय से लगातार कंस्ट्रेन्ड हो रही है। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में रेलेवेंट बने रहने के लिए G7 को अडेप्ट करना होगा। उसे राइजिंग पावर्स के साथ एंगेज करने के तरीके खोजने होंगे। उसे अपने स्ट्रक्चर और लेजिटिमेसी के खिलाफ लगाए गए क्रिटिसिज्म्स को एड्रेस करना होगा। G7 का फ्यूचर इन चैलेंजेस को नेविगेट करने की उसकी एबिलिटी पर निर्भर करता है। सेक्शन 6, राइजिंग पावर्स, शिफ्टिंग सैंड्स, ब्रिक्स और उसके बाद का उदय, द राइज ऑफ द ब्रिक्स एंड बियॉन्ड। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का उदय G7 के डोमिनेंस के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज पेश करता है।
ये इमर्जिंग इकोनॉमीज तेजी से ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही हैं और वर्ल्ड स्टेज पर बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस विल्ड कर रही है। ब्रिक्स ने कोऑपरेशन के लिए अपना खुद का फोरम स्थापित किया है जो ग्लोबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के G7 के दावे को चैलेंज करता है। वे ग्लोबल गवर्नेंस का एक ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफर करते हैं जो कि अधिक इंक्लूसिव है और शिफ्टिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। G7 ब्रिक्स और अन्य इमर्जिंग पावर्स के उदय को इग्नोर नहीं कर सकता है। उसे इन देशों के साथ कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करने के तरीके खोजने होंगे। इसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने और पावर शेयर करने की इच्छा की आवश्यकता होगी जो ग्लोबल गवर्नेंस के लिए G7 के ट्रेडिशनल अप्रोच से एक अलग अप्रोच है। सेक्शन 7 वैधता का प्रश्न G7 के ढांचे की आलोचना। अ क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी क्रिटिसिज्म ऑफ द G7 स्ट्रक्चर। G7 के खिलाफ लगाए गए सबसे परसिस्टेंट क्रिटिसिज्म्स में से एक इसकी एक्सक्लूसिविटी है। क्रिटिक्स का तर्क है कि 7 वेल्थी नेशंस का एक ग्रुप पूरी दुनिया के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करने का दावा लेजिटिमेटली नहीं कर सकता है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य रीजन से रिप्रेजेंटेशन की कमी ग्लोबल लीडरशिप के G7 के दावे को कमजोर करती है। डाइवर्सिटी की यह कमी G7 के पर्सपेक्टिव को भी सीमित करती है। संभावित रूप से ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जो सभी देशों के हित में न हो। इस क्रिटिसिज्म को एड्रेस करने के लिए G7 को अपने मेंबरशिप क्राइटेरिया पर पुनर्विचार करना होगा और संभावित रूप से अन्य की प्लेयर्स को इंक्लूड करने के लिए एक्सपैंड करना होगा। यह G7 की लेजिटिमेसी को एनहांस करेगा और उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को बेहतर ढंग से रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देगा। सेक्शन 8 आगे का रास्ता एक बहुध्रुवीय दुनिया के अनुकूल होना। द पाथ फॉरवर्ड अडेप्टिंग टू ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। G7 एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। यह अपनी ट्रेडिशनल रोल से चिपके रह सकता है और रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में इंक्रीजिंगली इरेलेवेंट होने का जोखिम उठा सकता है, या यह अडेप्ट कर सकता है, चेंज को एम्ब्रेस कर सकता है और 21st सेंचुरी में अपने लिए एक नया रास्ता बना सकता है। एडेप्टेशन के लिए G7 को और अधिक इंक्लूसिव बनने, इमर्जिंग पावर्स के साथ एंगेज करने और डेवलपिंग कंट्रीज की कंसर्न्स को एड्रेस करने की आवश्यकता होगी। इसे अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में और अधिक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनना होगा। G7 को ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में और अधिक इफेक्टिव बनना होगा। रेटरिक से हटकर कॉन्क्रीट एक्शन की ओर बढ़ना होगा। इन चेंजेस को अपनाकर G7 इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एक वाइटल फोरम और दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत बना रह सकता है। सेक्शन 9 निष्कर्ष G7 की स्थायी प्रासंगिकता। कंक्लूजन द G7's enduring relevance। G7 का फ्यूचर अनिश्चित है। शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स, बढ़ती इनइक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज द्वारा परिभाषित दुनिया में यह सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना करता है। हालांकि G7 का डिमाइज इनेविटेबल नहीं है। G7 के पास यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं। इसके मेंबर्स कॉमन वैल्यूज, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और ए रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति कमिटमेंट शेयर करते हैं। इसका कोऑपरेशन का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने का इतिहास रहा है। 21st सेंचुरी में G7 की रेलेवेंस मल्टीपोलर वर्ल्ड को अडेप्ट करने, इंक्लूसिविटी को अपनाने और दुनिया की सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। G7 की कहानी खत्म नहीं हुई है। उसके पास एक नया चैप्टर लिखने का अवसर है जिसे कोऑपरेशन, इनोवेशन और एक बेहतर भविष्य के लिए शेयर्ड विजन द्वारा परिभाषित किया गया है।